Hi dear friends, welcome to नीरज एसोसिएट्स। मैं नीरज कुमार सक्सेना आज समस्त स्टूडेंट्स वगैरह प्लस अन्य लोगों को फैमिली ट्री ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में ब्रीफ में बताना चाह रहा हूं। इसमें जो अमूमन एडवोकेट्स जो कि आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं तथा जो या 3 इयर्स लॉ कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लॉ करके निकलते हैं तो हमारे सामने अगर कोई भी चीज़ें आती हैं, जैसे एफआईआर आती है या हमारे सामने एनसीआर आती है या हमें ट्रायल के लिए कुछ देखना है, तो एकदम से समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें। उसके लिए मैंने एक आपकी सुविधा के लिए एक शॉर्ट में मैंने फैमिली ट्री करके सीआरपीसी का बनाया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो पहले हमारे समक्ष कोई एग्री पार्टी आती है तो वो 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर लेके आती है। जब एफआईआर लेके आती है तो नेचुरली हम जो है उसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, कंपाउंडेबल हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं, ट्रैवल बाय सेशन कोर्ट हैं, ट्रैवल बाय लर्नेड मजिस्ट्रेट हैं। तो उस तरीके से देखने के बाद हम जो है अपनी आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद इसी के अंदर मैंने फैमिली ट्री में ये बताया कि पुलिस जो है वो आपका जब आदमी को अरेस्ट कर लेती है तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को 24 आवर्स से ज्यादा थाने पे बैठाकर नहीं रख सकती। ये आप समस्त लोगों ने पढ़ा भी है और आपको पता भी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 57 को ध्यान में रखिएगा। 57 सीआरपीसी में बहुत इस चीज को क्लियर कहा गया है। फिर उसी के नीचे मैंने 167 सीआरपीसी भी दिया हुआ है उसी फैमिली ट्री के अंदर। 167 सीआरपीसी के अंदर भी इसी बात का उल्लेख किया गया है दैट इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, तो जो पुलिस है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष इमीडिएटली प्रस्तुत करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। इसमें जो है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, अलग से मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 22 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी इसी चीज की बात की गई है कि जो है 24 घंटे से ज्यादा पुलिस थाने पे बैठा के नहीं रख सकती तथा आपके जो भी अधिवक्ता हैं उनको आप मतलब वो एग्री पार्टी जो है, एक्यूज जो है वो संपर्क कर सकता है। इन चीजों का उल्लेख किया हुआ है। अब बात आती है कि जब एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद पुलिस जो है वो अपना काम चालू करती है इन्वेस्टिगेशन का। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का चालू करती है उसमें अगर आप देखेंगे ट्री के अंदर तो मैंने 161 दिया हुआ है सीआरपीसी, जिसमें कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे आपके जो भी एक्यूज्ड हैं उनके भी और जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनके भी। 161 के अंदर जब रिकॉर्ड हो जाएंगे स्टेटमेंट, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन कि वो क्राइम किस तरीके का है, अगर आपके जिसमें कि 164 के स्टेटमेंट सीआरपीसी के जरूरी हैं तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो दिलवाए जाएंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। अगर इसी में हम अगर देखें, जब पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद 173 सब क्लॉज 2 के अंदर चार्जशीट फाइल करती है। जब चार्जशीट फाइल करती है तो वो हो सकता है कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दे या जिसको आप कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट लगा दे, या वो जो चार्जशीट फाइल करेगी तो उसमें वहां पे चार्जशीट की जो एक कॉपी होती है उसके अंदर लिखा रहता है कि वहां पे कौन कौन से जो है धाराएं जिसके अंदर की सेक्शंस के अंदर उसको इम्पोज किया गया है, उसके साथ साथ उसमें उस व्यक्ति के जैसे 5 अभियुक्त थे तो 5 के 5 हैं या 5 के 6 हो गए या 5 के 2 अभियुक्त हो गए, वो पुलिस का अपना जिस समय विवेचना करता है उसमें जो उसको फाइंड आउट करता है वो करके भेजता है। अब बात आती है कि अगर 173 में 8 के अंदर अगर जब फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगती है तो आप देखिएगा 173 सब क्लॉज 8 है तो उसमें प्रोटेस्ट एप्लीकेशन जाएगी।
प्रोटेस्ट एप्लीकेशन जो जाएगी उसमें फिर वहां पे आपके 190B जो सीआरपीसी है उसका जिक्र किया हुआ है। उसको अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये चीज दी गई है कि अगर फाइनल रिपोर्ट लग गई है या क्लोजर रिपोर्ट लगी हुई है जिसको अपन कहते हैं, तो द लर्नेड जो ट्रायल कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वो लर्नेड मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेगा, या तो वो उसको फाइनल रिपोर्ट या सीआर को एक्सेप्ट कर लेगा, या उसमें जो है आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, या उसको जो है कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। इन चीजों का जो आप कमेंट्री पढ़ेंगे उसके अंदर काफी लेंथ में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम आते हैं कि जब ये एफआईआर वगैरह हो गई और चार्जशीट फाइल हो गई, तो नेचुरली जो एग्री पार्टी है वो बेल के लिए, अगर आप देखेंगे तो बेल के लिए भी मैंने उसमें दिया हुआ है कि 436 में जाएंगे तो दैट इज फॉर द बेलेबल ऑफेंसेस, 437 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए है, विच इज बिफोर द लर्नेड मजिस्ट्रेट, एंड दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्नेड ट्रायल कोर्ट वेदर टू गिव अ बेल और नॉट टू गिव अ बेल। और इसमें जो है आपका सब क्लॉज 437 का जो सब क्लॉज 3 है उसको भी पढ़ लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके ऊपर ही मैंने दिया हुआ है कि 438 विच इज रिलेटेड टू द एंटिसिपेटरी, where you are feeling that the police is going to arrest, you can move to the before the session court or before the honorable high court। जब 437 में अगर बेल डिक्लाइन हो जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, तो हम लोग जो है वो 439 में जाते हैं, जो कि आप सबको पता है, जिसमें कि बिफोर द ऑनरेबल द लर्नेड ट्रायल कोर्ट जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट में जाएंगे, या आप जो है जब वहां से रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे। वो 439 को उसको भी आप सीआरपीसी में देख लीजिएगा और डिटेल में आप कमेंट्रीज में पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि जहां ट्रायल की बात आती है, तो ट्रायल में आप देखेंगे ऊपर मैंने दिया हुआ है सबसे कि जो आपके लर्नेड सेशन जजेस हैं उसमें सेशन ट्रायल जो चालू होगी वो 225 से लेकर 236 सीआरपीसी तक चलेगी। वारंट जो ट्रायल है आपके, वारंट ट्रायल दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बिफोर द लर्नेड मजिस्ट्रेट, और लर्नेड मजिस्ट्रेट के जो चलेंगी उसमें भी दो ट्रायल मुख्य है। मेन तो एक ये है कि जो कि वारंट ट्रायल के अंदर जो पुलिस रिपोर्ट पे जो एफआईआर पे दर्ज हुई है वो आपके चलेगी 238 से लेके 243 तक, और 248 जो उसके अंदर दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू वेदर द कन्विक्शन इज गोइंग टू बी देयर और एक्यूटल इज गोइंग टू बी देयर। जो 238 वहां पे लिखा है इसके अंदर भी आप देखिएगा 207 की कंप्लायंस जिस समय एक्यूज आता है तो 207 की कंप्लायंस होगी, जिसकी आपका 173 सब क्लॉज 2 के अंदर जो चार्जशीट फाइल की गई है उसकी वो कॉपी उसको प्रोवाइड करेगा। इसको भी आप डिटेल में जो है अपना पढ़ लीजिए। दूसरी चीज जो है वारंट ट्रायल है अदर देन पुलिस रिपोर्ट, दैट इज रिलेटेड टू द कंप्लेंट केसेस। उसमें हम देखेंगे तो वो 244 से लेकर 247 तक रन करती है सीआरपीसी में, और 248 जो है वो फिर एक्यूटल और कन्विक्शन के लिए। अब बात आती है आपके समन ट्रायल्स की, जो कि लर्नेड मजिस्ट्रेट के समक्ष चलती है, which also runs from 251 to 259 सीआरपीसी, और एक कहलाती है समरी ट्रायल जो 260 से लेके 265 सीआरपीसी तक रन करती है। अब बात आती है सम्मन्स के लिए दिया हुआ है कि सम्मन्स जो है 61 से 74 तक है। वारंट जो कटता है कभी कभी कोर्ट से अगर नॉन अपीयरेंस में और द पार्टीज दैट इज ऑफ द एक्यूज, तो उसमें जो है वारंट रिकॉल एप्लीकेशन 70 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के अंदर आप डाल के उसको वारंट को रिकॉल करा सकते हैं। जहां तक 82, 83, 85 की बात है वहां पे एब्सकॉन्डिंग है, अटैचमेंट है और रिलीज द सेल और द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है। और जब अपन बेल करा लेते हैं, मैंने एक साइड में उसमें ट्री में ये भी दिया हुआ है कि जब बेल करा लेते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में चाहे बेलेबल ऑफेंसेस में, इनके अंदर श्योरिटी होल्डर्स देना जरूरी है, जो कि आपका 241 और 242 में सीआरपीसी के रन करता है। साथ ही साथ जब आपको श्योरिटी अगर चेंज करानी है श्योरिटी होल्डर्स को तो 244 में वो रन करेगा। जहां तक डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात है, वो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो है 451 से लेके 459 सीआरपीसी के तहत होती है। अब मैं इसमें एक जितने भी
मेरे भाई बंधु जो नए अधिवक्ता होने जा रहे हैं या अधिवक्ता होकर उन्हें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बिल्कुल नए हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है कि whenever if they are going to before any of the trial court, इस चार्ट की हेल्प से लेके आप अपनी फाइल के पीछे, चाहे सेशन ट्रायल है, चाहे वारंट ट्रायल है, ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदर देन पुलिस रिपोर्ट, उसको अगर आप पीछे अपनी फाइल में चिपका लेंगे पीछे वाले उस पे, तो और वहां से देख के आपको ये पता रहेगा कि आप इस समय कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। धीरे धीरे यही चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी और आप एकदम से इसको बिल्कुल रिटेन करके रख लेंगे। अब बात आती है अगर एफआईआर के अलावा भी जो कंप्लेंट केस आता है, तो कंप्लेंट केस का भी मैंने जो दिया हुआ इसमें आप देखेंगे कि कंप्लेंट केस 200 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे जो कि आपका कंप्लेनेंट है, 202 में जो आपके विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, और 203 के अंदर जो लंदन ट्रायल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, वो उसको खारिज भी कर सकते हैं। और 204 में इशू प्रोसेस की बात आती है, जहां पर कि वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, वो आपका 190 सब क्लॉज ए के अंदर ले लेंगे। और इस तरीके से हम कंप्लेंट केस की जो ट्रायल है वो 244 से लेकर 247 तक चलेगी। इसको मैंने दूसरे जैसे 154 है या एनसीआर है, 155 है या कंप्लेंट केस है, इनकी मैंने और भी वीडियो क्लिप्स अलग से बनाई हुई हैं जो कि ऑलरेडी मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। वो मैं इसमें आपको अटैच भी करवा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।